हेलो बच्चों। आज का जो अपना कोर्स है वो है सीए फाउंडेशन पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 16 जो आता है वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग को पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो इससे पहले एक दो टर्म थोड़ा सीखना होगा। आज का हम लोग का टॉपिक है, इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को कंप्लीट करें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको एक चीज समझना होगा, वो है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? सपोज हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम लोग एक कॉइन को दो बार टॉस किए, तो दो बार टॉस किया तो हम लोग इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ट्रायल दो है। अगर आपने एक डाइस लिया और उसको तीन बार आप थ्रो करते हो तो आप बोलोगे थ्रोइंग अ डाइस 3 टाइम, तो हियर नंबर ऑफ ट्रायल इज 3। अगर आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें से आप कार्ड निकाल रहे हो और फिर रख दिया, आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, ऐसा आप 4 बार करते हो, कार्ड को ड्रॉ करते हो, तो नंबर ऑफ ट्रायल 4। तो जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करोगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल। ठीक है ना? तो ट्रायल में सपोज आपने एक काम किया कि थ्रो किया आपने, थ्रो अ कॉइन, एक कॉइन को आपने थ्रो किया 4 टाइम्स। अगर आप थ्रो करते हो तो ये इंप्लाई करेगा नंबर ऑफ ट्रायल 4। नंबर ऑफ ट्रायल 4 है। मान लेते हैं आप कॉइन को आपने थ्रो किया, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना? थ्रो अ डाई 3 टाइम्स। एक डाई को आप 3 बार आपने थ्रो किया या रोल्ड किया है, तो यहाँ पर फिर नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो हो जाएगा 3। क्लियर होगा? अब मान लेते हैं कि आप दो कार्ड ड्रॉ करते हो। ड्रॉ अ कार्ड, एक कार्ड करके आपने ड्रॉ किया है 2 टाइम्स, ट्वाइस, 2 बार आपने ड्रॉ किया था। आप एक बार ड्रॉ किए, फिर रख दिए, फिर एक बार आपने ड्रॉ किया, तो आपको बोलना होगा कि आपका नंबर ऑफ ट्रायल, ये एक्सपेरिमेंट को आपको आपने 2 बार परफॉर्म किया। तो आई थिंक ट्रायल का जो मतलब है ये आपको समझ में आया होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट को आप कितने बार कर रहे हो, उस नंबर को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। ठीक है ना? फिलहाल डेफिनेशन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अब एक होता है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली, बर्नौली ट्रायल, तो ये वो ट्रायल है जिसमें कुछ कंडीशन जो है फुलफिल होता है। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे बर्नौली ट्रायल। तो बर्नौली ट्रायल का जो 4 कंडीशंस क्या है, अगर होता है, तो इस ट्रायल को हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल्स। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलते हैं a trial is called, a trial is called, is called बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल, एक ट्रायल को हम लोग बर्नौली ट्रायल बोलते हैं इफ ये 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस क्या क्या है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बीन्स, BINS। तो ये पहला क्राइटेरिया है, बी फॉर बाइनरी आउटकम्स। बी फॉर, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, बाइनरी आउटकम। तो जो भी आप ट्रायल करेंगे, हर ट्रायल में दो ही आउटकम होना चाहिए। तो each trial has only 2 outcomes। दो ही आउटकम होता है, हर ट्रायल में दो ही आउटकम होगा। एक का नाम हम लोग देंगे 2 आउटकम्स, दैट इज, एक को हम लोग बोलेंगे सक्सेस,
और एक को हम लोग बोलेंगे फेलियर। तो हर आउटकम में, हर ट्रायल में यही दो आउटकम होना चाहिए, या तो होगा या फिर वो इवेंट नहीं होगा। तो ईच ट्रायल हैज ओनली two outcomes, that is success and failure, FALUR, FAILURE, failure। ठीक है ना। आई फॉर क्या होगा? आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट ट्रायल। इंडिपेंडेंट ट्रायल। तो ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट, मान लो आपने फर्स्ट टाइम एक कॉइन को थ्रो किया, हेड आया। अब दूसरे बार हेड आएगा या टेल आएगा, ये फर्स्ट वाले के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट। थर्ड वन, एन फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन फॉर हो रहा नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जो भी आप ट्रायल्स कर रहे हो वो लार्ज होगा। तो लार्ज इन द सेंस 20 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर कॉइन वगैरह टॉस कर रहे हो या डाई थ्रो कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी लार्ज बट फाइनाइट। तो नंबर ऑफ ट्रायल must be fixed, must be finite, must be finite होना चाहिए। एस, एस फॉर हो रहा है सक्सेस। सक्सेस जो है वो सेम होना चाहिए, सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। एस फॉर हो रहा है सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इन ईच ट्रायल इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी, इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर remains same। है ना। इज फॉर सेम। तो कोई भी ट्रायल अगर इस चार चीज को पास कर जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। ठीक है ना। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बर्नौली ट्रायल के ऊपर ही होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां पर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल होता है। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल टू लार्ज है, 20 से ज्यादा है, और हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर हर ट्रायल में जो है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और आप कितने बार उसको टॉस कर रहे हो या फिर डाइस को थ्रो कर रहे हो, ये नंबर ऑफ ट्रायल जो है ये भी फाइनाइट होता है। आप इनफाइनाइट टाइम नहीं ले सकते। तो एक रैंडम वेरिएबल एक्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बाइनोमियली विद द पैरामीटर इन एंड पी, इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस है उसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स से, जो होता है एन सी एक्स पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर एक्स, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पर कुछ चीज को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपने कितने बार उस कॉइन को उछाला था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो एन है। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आर क्या है यहाँ पर?
या फिर एक्स मान लो, यहाँ पर एक्स है, तो नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, जितना आपको सक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, वो स्मॉल है। क्लियर है? तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते, फिर कुछ सम्स करते हम लोग। तो आपने छोटे क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो दो टर्म है, एक क्यू है और एक पी है, और इसका पावर में एन है, तो एन एक नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है, एन सी जीरो, क्यू का पावर एन, पी का पावर जीरो, फिर आता है एन सी वन, क्यू का पावर एन माइनस वन, पी का पावर वन। इन दिस वे आर प्लस वन टर्म के लिए एन सी आर, क्यू का पावर एन माइनस आर, पी का पावर आर। इन दिस वे लास्ट टर्म हो जाता है एन सी एन, क्यू का पावर जीरो और पी का पावर एन। ये जो टर्म है जनरल टर्म, तो इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरीका से, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। मतलब अगर आपको आर सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने n टाइम्स ट्रायल किया है तो उसमें से 8 टाइम सक्सेस होगा, ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हमेशा याद रखना है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा 1 होगा। ठीक है ना? ये आपको हमेशा याद रखना कि पी प्लस क्यू, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि पी प्लस क्यू मिलाने से हमेशा 1 होगा। वो इवेंट होगा और वो इवेंट नहीं होगा, दोनों का एडिशन हमेशा ही 1 आएगा। तो यहाँ तक आपको सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैंने जो बताया वो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। A coin, a coin is tossed। एक कॉइन है जिसको आपने 4 बार उछाला है, 4 टाइम्स, 4 बार आपने उछाला है। ठीक है ना? आपको पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी बताइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। आपका कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी हेड्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बाइनोमियल से? तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। आप कॉइन को जो है टॉस कर रहे 4 बार, तो ये नंबर ऑफ टोटल ट्रायल हो गया। आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए? 0 बार, एक बार भी हेड नहीं चाहिए। अच्छा, हेड आने का चांसेस क्या है? एक बार अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/2, और हेड नहीं आने का मतलब हेड अगर नहीं आता तो टेल आएगा, उसका चांसेस 1/2। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 लिखिए, या फिर आप ऐसा लिखिए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपका 4c0, पी का पावर 0, एक बार भी हेड नहीं चाहिए, और क्यू मतलब 1/2, इसका पावर जो है वो 4 हो जाएगा, चारों बार आपका टेल आ जाएगा। तो आपको ये बनेगा 4c0। अच्छा, 4c0 का वैल्यू 1 आता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो। ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया आपका, ये वाला भी आपका 1 हो गया, और ये 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट्स भी लिख लेना है, वो आपको ध्यान में रखना है कि एन सी जीरो का वैल्यू 1 होता है, एन सी एन का वैल्यू भी 1 होता है। तो एन चूज 0, एन चूज 1 हमेशा 1, और एन सी 1 का वैल्यू हमेशा एन होता है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और बहुत पहले बार जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का साइन देख रहे हैं, मैं उसके लिए भी बता देता हूँ कि मान लो अगर आपको एनसीआर दिया गया और आपको कैलकुलेट करना है एन चूज आर, तो आप लिखेंगे एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एंड देन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अगर फैक्टोरियल नोटेशन नहीं पता, तो वो मैं बता देता हूँ कि एन का फैक्टोरियल का मतलब होता है एन से स्टार्ट करो और एक एक करके आप कम करते जाओ और आप पहुंच जाओगे 1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट करते हो 5 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हो कि आप 5 से स्टार्ट करोगे और आपको 1 तक जितना भी नंबर है ना वो सबका प्रोडक्ट लिख देना।
अगर आप 4 से स्टार्ट करते हो, 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 आप 1 में जाके स्टॉप होना है। 3 का अगर फैक्टोरियल लोगे तो 3 2 1 में स्टॉप होना है। अगर आप 2 का फैक्टोरियल लोगे तो 2 और 1 में स्टॉप होना है। अगर आप 1 का फैक्टोरियल ले लिए तो 1 का फैक्टोरियल जो है वो आपको 1 पे ही स्टॉप होना है। अब आ गया 0 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू भी 1 होगा। अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों आता है, तो उसको आप ऐसा देख लीजिए कि n का फैक्टोरियल है तो इसको n से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब ये जो आपके पास एक इक्वेशंस आ गया रिकरेंस रिलेशंस, अब इस रिलेशन में आप बैठा दो n का वैल्यू 1, तो आप यहाँ पर मिलेगा आपको n फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप 0 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल बाई 1, दैट इज 1। तो यहाँ से आ जाता है कि 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो होप ये वाला पार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा सम्स करने के टाइम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। डाई, एक डाई है, इसको थ्रो किया गया है, इस थ्रोन 3 टाइम्स, इसको 3 बार थ्रो किया गया, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ गेटिंग of getting one of getting, find the probability 3 times किया गया, find the probability of getting at least, find the probability of getting at least one even digit, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो एक डाई को आप कितना बार थ्रो कर रहे हो, 3 बार। तो यहाँ से जो जो डेटा आपके हाथ में आ रहा है पहले उसको लिखो। तो एक डाई को 3 बार थ्रो किए तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरा हो गया 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इवन डिजिट ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक वर्ड है, एटलीस्ट वन इवन डिजिट। तो पहले आप ये देखो, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इसमें मैं एक सेट बना रहा हूँ ऑड नंबर का सेट, 1 3 और 5 होगा। अगर मैं इवन नंबर का सेट बना लूँ तो मेरे पास आएगा 2 4 और 6। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालूं तो मेरे पास 3 नंबर है आउट ऑफ 6, तो आप बोल सकते हो 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरा पास इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1 - हाफ, दैट इज ऑल्सो हाफ, ये है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपको एक बार इवन डिजिट लाना है, 3 बार आपने थ्रो किया, 3 बार आप थ्रो कर रहे हो और आपको एक बार इवन डिजिट लाना होगा। एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो एक बार लाने का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे ला रहे हो, एक बार इवन आ गया, उसके बाद दोनों बार आपका इवन आ सकता है, या फिर आपने टॉस किया तो तीनों बार आपका इवन नंबर आया। तो 3 में से पहला एक ही बार इवन आएगा, तो 3C1 प्रोबेबिलिटी आने का हाफ उसका पावर 1 और नहीं आने का हाफ उसका पावर 2। 2 बार इवन आने का नंबर, 3 में से 2 बार इवन आएगा तो इवन आने का प्रोबेबिलिटी हाफ उसका पावर 2 और नहीं आने का है 1/2 उसका पावर 1। और अगर 3 ही बार आपका आ जाए तो तब लिखोगे 3C3, आने का चांसेस 3 और नहीं आने का चांसेस 0, क्योंकि 3 में से टोटल आपका आ ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैसा आएगा, 3C1 3 होता है, हाफ है यहाँ पर और यहाँ पर हाफ का पावर 2 है, तो आप लिख सकते हो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3 प्लस 3C2 को आप 3 लिख सकते हो, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पर 2 का पावर 1, तो 1/2 पावर 3। 3C1 जो है वो 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर 1/2 का पावर जो है फिर 3 है।
तो आप 8 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, और ऊपर में आपके पास क्या बच रहा है, 3 + 3 6 और एक 7। तो ये आ गया। तो ये हो गया आपका, अगर एक बार एक एक बार अगर एक या एक से ज्यादा बार अगर इवन नंबर आता तो उसका प्रोबेबिलिटी 7/8। इसी सम्स को बच्चे आप एक अलग मेथड में भी कर सकते हो, अनदर मेथड मेथड टू। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको निकालना था कि आपका कम से कम एक बार इवन नंबर आए। तो आप लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी बार मेरे पास इवन ना आए। तो एक या एक से ज्यादा बार इवन आने का चांसेस ये होता है, एक भी बार इवन आने का जो चांसेस है वो निकाल लेंगे 1 से माइनस। इसका रीजन मैं आपको बताऊं। मान लो एक भी बार इवन नहीं आया, फिर एक बार इवन आया, 3 बार उछाल देना पर, तो 2 बार इवन आ सकता है, या फिर अपने पास 3 बार का 3 बार इवन नंबर आ सकता है। तो ये सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1। तो यहाँ से अगर मुझे ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो सिंपली मुझे इसको राइट हैंड साइड में भेजना होगा। तो ये टेक्निक हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं। 1 माइनस आपको 0 टाइम ये चाहिए इवन नंबर। तो 3 में से 0 टाइम इवन आएगा, 0 टाइम। तो ऑड जो है वो आपका तीनों के तीनों बार आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बचा, 3 से 0 1 होता है, और ये बचा 1/2 का पावर 3 मतलब 8। तो 8 - 1 7/8। तो बहुत से टाइम पे बच्चों ये वाला जो टेक्निक है ये बहुत ही यूजफुल है। ये आपका टाइम सेविंग अप्रोच है, तो कभी कभी आपको इसको भी लगाना होगा काम में। गेम को आगे बढ़ाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड as many times as its fail. An experiment succeed as many times as its fail. तो ओके, सक्सीड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक वर्ड मिसिंग है, ट्वाइस। तो एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज मेनी टाइम्स एज इट्स फेल्स। तो इसका फेल का जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी फेल का डबल है। फाइंड द चांस दैट इन 6 ट्रायल, अगर आप इसको 6 ट्रायल करते हो, 6 बार ये एक्सपेरिमेंट करते हो, देयर विल बी एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। तो 5 बार सक्सेस आना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको पहले हम लोग नोटेशन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपका एक्सपेरिमेंट आपने 6 बार किया है, और आपको यहाँ पर 5 टाइम सक्सेस चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए, और क्या रिलेशंस पता है हम लोगों को कि P + Q 1 होता है, ये पता है। पी और क्यू में क्या रिलेशन है कि सक्सेस का वैल्यू, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फेलियर का प्रोबेबिलिटी का डबल है। तो पी का वैल्यू यहाँ बैठा दो आप, पी का वैल्यू 2Q बैठा दे, तो 2Q + Q, ये दोनों मिला के 1। तो यहाँ से लिखते हैं Q = 1/3। तो पी का वैल्यू फिर यहाँ से आ जाता है 2/3। तो P Q सब मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स। आपको निकालना है एटलीस्ट 5, तो >= 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब 5 होगा, 5 सक्सेस, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और जब हम लोग का 6 सक्सेस होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल आपने 6 बार ट्रायल किया, तो 5 सक्सेस या 5 से ज्यादा सक्सेस आपको चाहिए। तो आप लिखेंगे 6 से 5, P 2/3, और ये 5 बार आएगा। फेलियर 1/3, एक बार होगा, टोटल 6 बार हो गया। 6 से 6, तो इसमें पास 2/3, मतलब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 6 बार। तो फेलियर एक बार भी नहीं होगा, 0। तो आपको पता है कि 6C5, इसको आप लिख सकते हैं 6C1। तो ये 6 के बराबर होता है, इंटू 2 का पावर 5, और यहाँ पर 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 6। 6C1 होता है, तो यहाँ से आ गया 2 का पावर 6, और 3 का पावर 6 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का पावर 6 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर 6 × 2 का पावर 5, 6 तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 6 +
टू का पावर सिक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू का पावर सिक्स। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू का पावर सिक्स 3 बार है और यहाँ पर टू का पावर सिक्स 1 बार। तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 2 का पावर 6 बाय 3 का पावर 6। ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 8। उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 8, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होगा 2 का पावर 8 बाय 3 का पावर 6। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेना, जो आए वही आंसर। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कॉइन को टॉस किया गया है 10 बार। तो टॉस आपने 10 बार किया तो ट्रायल जो है वो 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स? तो आपको 6 बार हेड चाहिए। ठीक है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/2। और हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होता है। तो आपको चाहिए 6 टर्म्स। तो 10 में से 6 बार आपको हेड चाहिए। तो 4 बार नेचुरली आपको टेल लाना होगा। तो ये होगा 10 से 6। और यहाँ पर 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, तो ये हो गया 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई। और 10 से 6 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस को ले लेते हैं। एक कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो। तो आपने कितने बार टॉस किया, 3 बार। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 3 है। अच्छा, आपको एग्जैक्टली 2 बार हेड चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस 2 होना चाहिए। तो हेड आने को हम लोग सक्सेस मान लिया, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है। और हेड नहीं आएगा तब भी 1/2 रहेगा। तो 3 में से 2 बार आपको सक्सेस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। 3 में से 2 बार हेड आएगा। हेड आने का चांसेस 1/2। तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 का पावर 2। और हेड आएगा, उसका तो लिख दिया टेल आने का 1/2 × 1। तो ये हो गया 3c2/2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 दैट इज 8। 3c1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3/8 हो रहा है। देखो क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर। अगर मैं चाहूँ तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूसरा मेथड में भी आपको करके दिखा सकता हूँ। क्या बाइनोमियल को नहीं भी अप्लाई करके कर सकते थे। देखिए, अगर आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो पहला बार क्या क्या आ सकता है, इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरा टॉस करेंगे तो फिर आइदर हेड आएगा या फिर टेल आया हो। इस केस में भी वही होगा कि आइदर हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। फिर क्या करना है, तीसरा बार जब आपने उछाला है तो आइदर हेड आएगा या फिर टेल। यहाँ पर से भी वही, आइदर हेड या आइदर टेल। यहाँ से भी वही आएगा, हेड टेल। या फिर यहाँ से भी वही आया होगा, हेड टेल। तो ये 3 बार आपने टॉस किया है, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बेसी लार्ज नहीं है। तो आप सैंपल स्पेस को लिख सकते हैं कैसे। हेड 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 पे चले जाओ। हेड हेड हेड। फिर आप लिख सकते हो हेड हेड टेल। फिर आप ये ब्रांच पकड़ो, हेड टेल हेड वाला। हेड टेल हेड। और फिर आपके पास आएगा हेड टेल टेल। हेड टेल एंड टेल। अब ये वाला ब्रांच में आ जाओ, टेल वाला। तो टेल से स्टार्ट होगा, टेल हेड हेड। यहाँ पर मैं चले गया, टेल हेड हेड। फिर टेल हेड टेल। टेल हेड टेल। फिर मैं लूंगा टेल टेल हेड। टेल टेल हेड। और फिर मैं लूंगा टेल टेल एंड टेल। अब मुझे ये 8 आउटकम्स आ गया, तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 8 तो आ गया टोटल सैंपल स्पेस का पॉइंट। अब कितने सारा पॉइंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, तो मैं इसको सर्कल कर लूँ। इसमें मुझे एग्जैक्टली 2 हेड दिखा। इसमें मुझे एग्जैक्टली 2 हेड दिख रहा है। और इसमें मुझे एग्जैक्टली 2 हेड दिखा। तो ऐसे 3 केसेस थे। तो भाई ये तो छोटा नंबर ऑफ ट्रायल जो है छोटा है। अगर नंबर ऑफ ट्रायल 10 हो गया तो आपको पता है कि फिर 2 का पावर 10 मतलब 1024 आपको सैंपल स्पेस लिखना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको जो यहाँ पर याद रखना है कि आपको बाइनोमियल यूज करना है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल जो लार्ज हो
वहां पर यूज करना है। ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट हो, और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होना चाहिए। तो ये 4 खत्म। 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो 5 टाइम्स, और बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 3 टाइम्स, 3 बार आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ट्रायल लिख लेते हैं। कितने बार थ्रो करना है? 5 बार। 5 आने का चांसेस डाइज में 6 में से एक ही बार 5 आता है, और नहीं आने का चांसेस 1/6। आपको सक्सेस चाहिए 3 बार। उसका वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। फाइंड x इज इक्वल टू 3। तो 5 में से 3 बार आपको 5 चाहिए, जिसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और 5/6 वो क्वांटिटी है जिसमें आपका 5 नहीं आएगा, तो ये 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये बना आपका 5c3। 6 का पावर 3 और यहाँ पर 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर एक आएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ पर 5c3 को कैलकुलेट कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 का होता है 120, 3 का हो जाता है 6, 2 12, तो 10 आए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10 एंड देन 25। और इसको अगर आप काटना चाहते हो तो 6 इंटू 6 पावर 5 लिखते हो, तो ये कट जाएगा 5, और ये कटेगा तो 3। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 125। 6 को 5 बार लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3888। चलो, इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है। यहाँ पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट ट्वाइस, मिनिमम 5 में से मिनिमम 2 बार 5 आना चाहिए। मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये आपको कितनी बार चाहिए? 2 बार, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स करके हम लोग निकालेंगे, तो 1 माइनस 5 बार में से आपको 0 बार 5 चाहिए, तो 5 से 0, p का प्रभाव वैल्यू 1/6 पावर 0, q का 5/6, और ये 5 बार आ जाएगा। एक बार आने का चांसेस 5 में से 5c1, p का वैल्यू 1/6 होल पावर 1, और q का वैल्यू 5/6 होल पावर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है ना, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। 5 से 0 1 ही होता है, तो ये 5 का पावर 5, और यहाँ पर 6 का पावर 5, प्लस 5 से 1 5 हो गया, 5 इंटू 5 का पावर 4, 6 का पावर 1, 6 का पावर 4, 6 का पावर 5। तो ऊपर में क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 का पावर 5, और यहाँ पर आ रहा है 6 का पावर 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, 5 का पावर 5 और 6 का पावर 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू आप देख लो, इसको एक काम करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 इंटू 5 का पावर 5, जो वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय 6 का पावर 5, तो ये कुछ आंसर आ रहा है कि 0.80 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस 0.80 अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने, तो 0.2 के आसपास वैल्यू आएगा। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसका मीन निकालना चाहते हो,
तो मीन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, तो एन इनटू पी। मान लो अगर आप एक कॉइन को अ, मान लो आपने एक कॉइन को 10 टाइम्स आपने उछाला है, 10 टाइम्स आपने टॉस किया है, और ये जो है मतलब हेड आने का चांसेस जो है वो मान लेते हैं 1/2 है। तो यहाँ से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू 1/2 दैट इज 5। क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट होता है वेरिएंस। वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं? वेरिएंस निकालते हैं एन इंटू पी इंटू क्यू, जहां पर आपको पता है कि पी प्लस क्यू जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका वेरिएंस। अगर आप ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि पी और क्यू कैसा क्वांटिटी है, 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है ना। मैं एक्सट्रीम केस को निगलेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ 0 से 1। तो P एक नंबर है और पी क्यू भी एक नंबर है, लेकिन यहाँ P और Q दोनों 1 से छोटा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर P से हमेशा छोटा हो जाएगा। मान के चलो आपका वैल्यू ऐसा कुछ है कि ये 1/2 ले लेते हैं और Q को भी 1/2। तो अगर मैं P इंटू क्यू करूंगा ना तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये होगा 1/4। और 1/4 छोटा होता है 1/2 से, मतलब P से छोटा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P बड़ा है पी क्यू से, और दोनों तरफ अगर n से मल्टीप्लाई कर दे तो आप बोलोगे एन पी बड़ा होगा एन पी क्यू से। नेचुरली n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। एक बार आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट में, नेचुरल नंबर है, फिजिकली इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, एन पी क्या है? ये मीन, और ये क्या है आपके पास? वेरिएंस है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमेशा आपको याद रखना है कि मीन जो है वो हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि बताओ ये कंडीशन जो है ट्रू होगा कि नहीं, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि मीन वेरिएंस से बड़ा आ रहा है, तो आपको उस केस को डिस्कट कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से एक चीज और भी हम लोग लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू। एनपीक्यू का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको वेरिएंस का अगर बोले मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो वेरिएंस का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो वेरिएंस का वैल्यू आपको पता है कि ये एनपी क्यू होता है, जहां पर पी प्लस क्यू ये हमेशा 1 के बराबर है, ठीक है। पी और क्यू 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? तो उसके लिए एन तो फिक्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैं इसके लिए भी काम करता हूँ, पी इंटू क्यू। ये प्रोडक्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ एल। तो एल इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब यहाँ से मैं लिखूंगा पी, लेकिन क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालने का, तो मेरे क्यू आ जाएगा 1 - बी, वहां पर बैठा देंगे 1 - बी। तो अब ये एल का वैल्यू आएगा पी माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस पी। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, पी माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस का 1/4, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा आ गया, तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा एल का वैल्यू कैसा आ गया? 1/4 माइनस ऑफ पी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे इसका मिनिमम वैल्यू जो है 0 होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी मिनिमम वैल्यू 0 देता है। तो अगर ये 0 देगा तो मुझे एल का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा 1/4 है, मतलब ये प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगा। तो ये 1 n × 1/4, तो वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू आ गया n/4। तो ये कब ऑकर करेगा? जब आप p का वैल्यू 1/2 होगा और q का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको बोलना है n/4, नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइडिंग बाई 4 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। 4 नंबर पॉइंट, अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, फिर आपने निकाला एक बार आने का प्रोबेबिलिटी, फिर आपने निकाल लिया
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बार आने का। ऐसे करके आपने मान लो कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो आपने 3 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। ठीक है ना। तो आपको ऐसा शॉर्ट में आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑलवेज 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलो, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं। अभी मान लो आपको मोड निकालना है, तो मोड आप कैसे निकालोगे? मोड कैसे निकालोगे? ठीक है ना। तो मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। उस क्वांटिटी का वैल्यू है n+1 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल +1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसको मैंने p बोला। तो इस क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया है ई। ई को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद अब तुम देखो, केस 1, अगर ई एक इंटीजर है, ई अगर इंटीजर है, तो आपका यहाँ से मोड आएगा दो मोड आएगा। एक मोड का वैल्यू आएगा जो आपने कैलकुलेट किया था n+1 इंटू पी, ये इंटीजर वैल्यू, और एक इससे कम आएगा। तो दो मोड आ जाएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई मॉडल, मॉडल होगा बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा? चलो, केस 2 बना लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि आपने ई का वैल्यू कैलकुलेट किया, और ई जो है वो इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर है। मान लो आपका कुछ वैल्यू आ गया ई का 10.2, तो इंटीजर नहीं है। तो इस केस में जब आप मोड निकालोगे, तो मोड का वैल्यू एक ही आएगा, वो होगा बॉक्स ऑफ 10.2। इसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। यूनी मॉड्यूलर बोलते हैं इसको। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि वो GIF हम लोग कैलकुलेट कैसा करते हैं। मान लो अगर मैं एक आपको नंबर देता हूँ, 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैंने आपको -2 दे दिया। अब एक मैं नंबर यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, मान लो ये नंबर जो 0.5 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 0.5 का बॉक्स बताओ, तो आपको क्या करना है कि 0.5 से लेफ्ट की तरफ चलना। पहला इंटीजर कौन आएगा? 0, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट है कि मान लो आपको मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया 1.5 विथ नेगेटिव, और उसके बाद मैंने पूछा बताओ 1.5 नेगेटिव है, इसका बॉक्स क्या होगा? तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, पहला इंटीजर जो आएगा वही आंसर। अगर मैं आपको सिर्फ एक नंबर देता हूँ और बोलता हूँ बताओ इसका बॉक्स क्या है, वही नंबर बैठेगा। तो अगर आपको इंटीजर दिया गया है तो वो आंसर हो जाएगा बॉक्स लेने पर। अगर आपको कोई फ्रैक्शनल नंबर, कोई डेसिमल नंबर दिया गया तो यू हैव टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, पहला जो नंबर आएगा वही इंटीजर आंसर होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मोड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो अभी सीखे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बेसिस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करें। यहाँ पर देखो, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4,1/3। तो आपको पता है कि बाइनोमियल एनपी होता है, तो एन भी आपको पता है और पी भी पता है। आपको मीन निकालने बोला है, तो मीन का वैल्यू होता है बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। तो ये आ जाएगा 4/3 इज द मीन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको बता दिया है, ये जो है 6 के बराबर है। और आपको क्या दिया है कि वेरिएंस का वैल्यू दे दिया जो 2 के बराबर है, और पूछ रहा है कि इन बताओ क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये कोई नया चीज नहीं है, यही मीन होता है आपका न्यू। तो एन पी इसका वैल्यू आपको 6 दे दिएंगे, और वेरिएंस का वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं एनपी क्यू बाइनोमियल पे, इसका वैल्यू आपको 2 दिया। तो एनपी का वैल्यू आपको पता है ना 6, यहाँ पर डाल दो। तो 6 टाइम्स ऑफ क्यू ये 2 के बराबर है। तो आप लिखोगे क्यू इज इक्वल टू 2/6 के बराबर है, 1/3 के बराबर। तो यहाँ से आपका p निकल के आएगा 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो आपका p भी पता चल गया। नाउ आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या था?
एन इंटू पी। एन नहीं पता, पी पता है 2/3, और ये बराबर 6 होता है। तो यहाँ से एन निकालो, 6 टाइम्स ऑफ 3/2, इसको आप काटोगे 3 आएगा, दैट इज 9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक कॉइन है जिसको आप 8 बार टॉस कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड्स और एटमोस्ट 4 हेड। तो आप इसको एक काम करो, कितने बार आपने टॉस किया है? 8 बार। 4 हेड आने का चांसेस कितना होता है? 1/2। और हेड नहीं आने का चांसेस भी 1/2 होता है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 4। तो 8 में से आपका 4 बार हेड हो गए, और बाकी 4 बार जो है वो टेल आ जाएगा। तो ये आपको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। आपको एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड। तो आपको क्या करना है कि 4 बार हेड निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी फिर आप निकालोगे 5 बार, फिर आप निकालोगे 6 बार, फिर आप निकालोगे 7 बार, फिर आप निकालोगे 8 बार। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। पहला वाला आ जाएगा 8c4। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 2 का पावर 8। ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? जब 5 होगा तो ये होगा 8c5, और यहाँ पर 2 का पावर 8 आ जाएगा। फिर आएगा 8c6, यहाँ पर 2 का पावर 8। फिर आएगा 8c7, 2 का पावर 8। और फिर क्या आ जाएगा? 8c8, तो 2 का पावर 8। तो आपको करना क्या है, ऊपर में सारा जो है न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, और नीचे में 2 पावर 8 रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये सारे को ऐड करो, करके यहाँ पर 2 के पावर 8 लिख दो। तो ये सारा ऐड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का पावर 8। ठीक है ना। तो अब इस सब को आपको ऐड कर दो, प्लस देके, प्लस देके, प्लस देके, एक स्टेप में जैम कर दिए हूँ, और 2 का पावर 8। बस फटाफट इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके 2 का पावर 8 जो है उससे आप डिवाइड कर दो। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 होता है, उससे आपको डिवाइड कर देंगे। एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आपका जो है 3 हेड आए, तो एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और एक आ जाएगा 3 हेड। ठीक है ना। तो इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8c0 प्लस 8c1, जैसे इस प्रॉब्लम में आया था सेम टू सेम 8c2 और प्लस 8c3। ठीक है ना। तो बस ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको पता है ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, कैलकुलेशंस वाला पार्ट आप खुद ही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में आता है कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सपेक्टेशन एक्स 10 के बराबर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन √5 है, मोड का वैल्यू पूछ रहा है। तो मोड जानने के लिए आपको इस टाइप का कुछ क्वांटिटी को पहले कैलकुलेट करना होगा, n+1 इंटू पी। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, तो सब आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट मीन। तो यहाँ से आपको आ गया एन पी का वैल्यू 10 के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर करने से यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आ जाएगा, जो होगा एन पी क्यूब, और इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो एन पी का वैल्यू आपको 10 पता है, यहाँ पर बैठा दो, 10 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5। तो क्यू इज इक्वल टू 5/10, दैट इज हाफ। तो यहाँ से पता चल गया कि पी भी हाफ ही होगा। तो पी जब हाफ है तो इसको आप यूटिलाइज करो। एन टाइम्स ऑफ पी 10 के बराबर है, और पी का वैल्यू खुद हाफ है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एन का वैल्यू 2 × 10, 20 के बराबर। जब ये आ गया आपके पास, तो आप ये क्वांटिटी को कैलकुलेट करो, जिसको हम लोग ई बोले थे। 20 + 1,
एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। तो 21 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 10.5 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपका n+1 × p ये क्वांटिटी इंटीजर नहीं आता है तो इसका बॉक्स लेना पड़ेगा। तो बॉक्स लेने से जो आएगा वही मॉड होगा। तो दिस वन इज द मॉड। तो इसका मॉड में सॉरी यहाँ पर तो पॉइंट नहीं आएगा, बॉक्स ले लिया ना। तो ये मोड है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनी मोड है, एक ही मॉड है। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 times probability of getting exactly 4 success is equal to probability of getting exactly 2 success where the number of trial is 6। नंबर ऑफ ट्रायल कितने बार है, 6 बार। बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो जो जो पता है लिख लेते हैं। n6 पता है, 4 बार सक्सेस चाहिए, 4 बार। तो 6 में से 4 बार सक्सेस आ गई, तो p 4 बार होगा पावर और q का पावर 2 बार। एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस आया तो 6 में से एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस, तो 6c2, या फिर अलग पेन से लिखते हैं, कलर चेंज करते थे। 6c2, p का पावर 2 और q का पावर 4, ये आ गया। अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग को पता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर सेम होता है। मतलब अगर मैं लेता हूँ 6c2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6c6 - 2, मतलब 6c4 के बराबर है। तो यहाँ से आप एक काम करो, 6c4 और 6c2 एक ही नंबर है, कट हो गया। p का पावर 2, p का पावर 4, एक कट के p का पावर 2 रह गया। q का पावर 2 से q का पावर 4 कट के q स्क्वायर रह गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि 4 टाइम्स ऑफ p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर है। p और q कैसा नंबर है भाई, पॉजिटिव नंबर है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट चला ले। 2 टाइम्स ऑफ p q के बराबर। चलो ठीक है, अब ये भी हम लोग को पता है कि p+q 1 भी होता है और q का वैल्यू अपने को पता है 2p जो 1 के बराबर हो, तो 3p भी 1 के बराबर होगा, p इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग निकाल लिए 1/3। आई होप ये सम सबको क्लियर है। 11 नंबर सम्स में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर आपका वैल्यू 6, 1/2। एक वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल y जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ एनपी, यहाँ पर एनपी है 4, हाफ है। ये आपको पता है। क्वेश्चंस क्या दिया है कि आप फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ x+y जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर देते हो कि जब ये दोनों सेम हो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है। ठीक है ना, एन अलग अलग है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि x+y जब इसका एडिशन करेंगे तो ये रैंडम वेरिएबल भी बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बराबर, 6+4, 10 ट्रायल्स होगा और हर ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ ही रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो कि x+y ये बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट होगा 6+4, आप इसको 10 कर दो, 10, हाफ के बराबर। अच्छा, x+y को मैं एक नया वेरिएबल का नाम दे देता हूँ z। तो ये z बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 10, हाफ के बराबर, 10, हाफ। अब आपको कैलकुलेट करने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 या 1 से ज्यादा। तो आपको क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 2, ऐसे करके 10 तक जाना है, जो काफी लेंदी होगा। तो आप लिखो 1 माइनस रिवर्स ऑर्डर में कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 10 में से आपको कोई भी सक्सेस नहीं चाहिए, तो 0 सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी जो है 0, हाफ का पावर 0 और फेलियर का पावर फिर हो जाएगा 10। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 10 से 0, ये आपका 1 हो। ये किसी भी नंबर का नॉन जीरो और नंबर का पावर 0 होने से 1, तो ये होगा 1/2 का पावर 10, मतलब 1024, 1024।
तो ये हो गया 1021 बाय 10223, आई थिंक 23524। 1024 में से एक बात देने से 1023 होगा बाय 1024। आई थिंक ये क्लियर है सारे बच्चों को। नेक्स्ट सम्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक रैंडम वेरिएबल एक्स जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है 16 कॉमा पी के साथ। और इन लोग क्या बोला था, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का लार्जेस्ट वैल्यू बताओ। तो हम लोग को वेरिएंस का लार्जेस्ट वैल्यू पता है कि वेरिएंस का लार्जेस्ट वैल्यू होता है n बाई 4। तो n का वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो 16/4 इक्वल टू 2। तो अगर ये वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट इसका रूट कर देंगे, रूट ओवर ऑफ, ये तो 4 आ गया, रूट ओवर ऑफ 4 दैट इज 2। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके साथ, 14,1/3 के साथ। ये लोग बोल रहे थे फाइंड द मोड, फाइंड मोड, मोड आपको बताना है। तो मोड हम लोग कैलकुलेट कभी करते कैसे है कि सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखते ई, जिसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। तो यहाँ पर 14 है, 14 प्लस 1 इंटू 1/3। 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, जो बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो जैसे इंटीजर हो जाता है तो हमारे पास दो मोड आते हैं, एक जो वैल्यू आया वो, और एक आएगा उससे कम। तो मोड हो जाएगा आपका 5 और 4। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो मोड रहते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक सम्स की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द overall percentage of success in an exam is 60, दैट मीन्स एक एग्जाम में पास होने का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 60% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 60%। तो ये 0.6 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्यू भी निकाल सकते हो, फेलियर का चांसेस 40% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, ये जो 4 स्टूडेंट है, ये आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 होगा। एटलीस्ट वन हैज पास्ड, एक आदमी जो है पास किया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना। तो हम लोग को कैसे निकालना होगा, एक आदमी पास किया, दो आदमी पास किया, तीन किया, चार किया, ऐसे करके। वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका रिवर्स केस लेंगे, एक्स इक्वल टू 0। कोई भी पास नहीं किया तो 1 माइनस 4 में से एक भी पास नहीं किया, और पास करने का प्रोबेबिलिटी उसका पावर 0, नहीं करने का प्रोबेबिलिटी उसका पावर 4। तो बेटा इसका वैल्यू तो 1 आता है, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। अब 4 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 16 × 16 256। तो 1 माइनस 0.256, ये करके जो आंसर आएगा वो आपके देख लो। मैं अच्छा 4 बार है तो यहाँ पर एक 0 होगा, तो आंसर कुछ ऐसा है 0.9744। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चंस करते हैं आज का सेशन का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, a coin with probability for head as 5 is tossed 100 टाइम। एक कॉइन को आप 100 बार टॉस कर रहे हो और हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है ना।
अब आपको ये लोग पूछा है कि एसडी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ क्या है ऑफ हेड आने का। तो एक पॉइंट को आप 100 बार टॉस कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का 1/5 है। तो क्यू आने का प्रोबेबिलिटी 4/5, क्यू मतलब हेड नहीं आने का। तो वेरिएंस हम लोग निकाल लेंगे जिसका वैल्यू होगा एन पी क्यू। एन 100, पी का वैल्यू 1/5, क्यू का वैल्यू 4/5। 5 × 5 25, जो इससे कटेगा 4 देगा, तो ये होगा 16। तो therefore standard deviation positive square root of 16, that is 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड हो और जो भी आपके दोस्त वगैरह है उनको ये चैनल के बारे में बताओ। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर में होगा। इस चैनल में मैं पेपर 3 आई जो सीए फाउंडेशंस का जो कोर्स है उसको पूरा अपलोड कर दूंगा। आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ आप यहाँ से देख लो और इससे आपको इजीली आप पास कर पाओ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।